पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीगल पर्सनालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक लीगल पर्सनालिटी की तरह काम करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। ऑडियो क्लास इसलिए कि क्योंकि सिर्फ इस क्लास को ध्यान से सुनने पर ही कंसेप्ट और फैक्ट को मिला करके आप एक बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। 2 से 3 किताबों को मिला करके मैं आपको ये ऑडियो क्लास सुना रही हूँ, ताकि सुन करके आप इस टॉपिक को एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और फैक्ट भी साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लीगल पर्सनालिटी के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, क्या होता है लीगल पर्सनालिटी। जब हम किसी भी संस्था को, किसी भी इकाई को एक विधिक व्यक्तित्व यानी लीगल पर्सनालिटी का निर्धारण करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो वहाँ के संविधान के प्रावधान के अनुसार हो। अब जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो उसका संविधान क्या है, इंटरनेशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ में विधिक व्यक्तित्व के बारे में क्या, किस तरह से क्या प्रावधान दिए गए हैं, ये जानना जरूरी है। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसा बनाने के लिए कोई संविधान होता, तो वर्तमान समय में किसी ऐसे संविधान की कमी से ऐसी विधिक मान्यता को कार्य को आधार दे दी जाती। तो कुछ लोग तो इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक सलाहकारी संस्था के रूप में यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन के रूप में मानते हैं। कुछ लोग इसे सर्वोच्च प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानते हैं। लेकिन ओवरऑल माना यह जाता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक विधिक व्यक्तित्व के रूप में काम करती है। इसलिए न्यायालय भी इस निष्कर्ष पे निकला कि संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य उसके अंदर है, निहित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा करके अपने अधिकारों को बनाए रखने की क्षमता किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में है। अब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक ये तो दे दिया गया कि वो एक विधिक व्यक्तित्व है, उसके अंदर कुछ विशेषज्ञता के सिद्धांत होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी के सिद्धांत होने चाहिए। उसकी शक्ति कैसे संगठित की जाए, शक्तियों की क्या सीमाएं हों, कहाँ कहाँ उसको साझा हित पे ध्यान देना है, उसको क्या क्या दायित्व दिए जाएं, इसके लिए विशिष्ट अभिकरणों का निर्माण करना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी का निर्माण करना जरूरी है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं खाद्य और कृषि संगठन करार का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट का आर्टिकल 15 लिख सकते हैं कि संगठन को संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिक कार्य को करने की क्षमता होगी। तो इसका क्या उद्देश्य है संगठन का, उसको पूरा करना है उसको। और आर्टिकल 9.2 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि करार नियमावली दी गई है। इसके बाद इसकी 2 इकाइयाँ, पूर्ण एक न्यायिक इकाई है जो व्यक्ति के रूप में काम करती है, जो संविदा की तरह, और एक चल और अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए। अब इसमें क्या है कि जब विधिक व्यक्तित्व के रूप में उसे मान्यता दी गई है, तो आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी लिखने होंगे। तो आप अपने फैक्ट में ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैकलिन फैटसन बनाम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मैकलिन फैटसन बनाम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कर LJ के संपरीक्षण में कोई संदेह नहीं हो सकता। ये आपको लिखना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अनुच्छेद 210 के अधीन ये प्रावधान किया गया है कि समुदाय एक विधिक व्यक्तित्व होगा। उसमें आप ये उदाहरण दे सकते हैं। अब उनकी विधिक क्षमता क्या होगी, उनके लिए नियम क्या बनाए गए हैं, उनका प्रयोजन क्या है, और उनकी मान्यता को सुनिश्चित कौन करता है, कैसे होगा। तो संगठन का विधिक कार्य है क्या, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य, संधि करने की शक्ति। ट्रिटी मेकिंग पावर किसके पास होगी, ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी। उसको ट्रिटी को संगठन के संविधान पर आधारित होना चाहिए। और अनुच्छेद 104 संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में संगठन को ऐसी विधिक हैसियत देता है, बाध्य करता है कि अपने कृत्य को ज़रूर करें, उन्हें जो काम सौंपा गया उसे वो ज़रूर करें। इसके लिए उसको संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अभिसमय 1946 को विस्तार से समझाया गया, जिसमें उसको संविदा कैसे करना है, चल और अचल संपत्ति अर्जित करना कैसे है, और उसके लिए विधिक कार्रवाई करने के लिए उसको क्या क्षमता दी गई, इसकी व्याख्या की गई है। यहाँ पर आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के साथ ये भी कह सकते हैं कि करार और विशेषाधिकार दोनों चीज़ें उसे मिली हुई है, यानी कर्तव्य और अधिकार दोनों हैं।
अब लास्ट में एक फैक्ट इस पॉइंट में लिखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 26 अप्रैल 1988 को दी गई सलाहकारी राय में कहा कि 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच किया गया मुख्यालय करार उनके पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रवृत्ति संधि है। ये एक फैक्ट है जो आपको लास्ट में इस पॉइंट के लिखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दावा करने की क्षमता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विधिक व्यक्तित्व के रूप में काम करता है क्योंकि उसको दावा करने की क्षमता दी गई है। दावा करना क्या होता है? दावा करने की क्षमता कि कोई भी संगठन जो है वो अपनी क्षमता और उद्देश्य और कार्यों के परिप्रेक्ष्य में कोई भी संविधान के अनुसार दस्तावेज के आधार पर दावा कर सकता है। जैसे क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है एक विधिक व्यक्तित्व के रूप में, सदस्यों से भी और गैर सदस्य राज्यों से भी दावा कर सकता है। इसके बाद आता है तीसरा क्रियात्मक संरक्षण, फंक्शनल प्रोटेक्शन। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रत्येक पक्षकार को राज्य क्षेत्र में कार्य करने की विधिक क्षमता है। जिस क्षेत्र में उसको सौंपा जा रहा है वहाँ वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, इतनी क्षमता उसको दी गई है। चाहे वहाँ का संरक्षक नियुक्त किया गया हो उसको, तो वहाँ के हित और परिसंपत्ति सब चीज़ों को देख करके अपने अधीन उसको संरक्षित करना है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन संगठन के संबंध में माना जाना चाहिए कि उन शक्तियों को धारण करता है जिनके लिए चार्टर में प्रावधान नहीं किया गया, ऐसी भी शक्तियाँ उसे दी गई हैं विधिक व्यक्तित्व के रूप में। अब चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उत्तरदायित्व भी दिया गया है। उत्तरदायित्व में क्या है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रथा को मान्यता देनी है, ये उनका उत्तरदायित्व है। राज्य के बाह्य आक्रमण को से होने से बचाना है। चंद्रमा या खपिंडों को शामिल करके बाह्य अंतरिक्ष के समावेशन के प्रयोग में राज्य के क्रियाकलाप को शासित करने वाले सिद्धांत पे संधि हुई थी 1966 में। ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। यहाँ पर तो फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति अभिसमय कन्वेंशन ऑन द प्रिविलेज ऑफ एंड इम्यूनिटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन को अनुमोदित किया गया, स्वीकृति दी गई, प्रस्थापित किया गया और पंजीकरण की स्वतंत्रता को भी इसमें शामिल किया गया। महासचिव और सहायक महासचिव एक राजनयिक दूत के रूप में बताए गए और पदाधिकारियों को अपने पद की हैसियत से कार्य सौंपे गए। इसमें अब इराक के नाभिकीय अधिकार की क्षमता का स्थलीय निरीक्षण पे आप एक उदाहरण लिख सकते हैं। जब गल्फ क्राइसिस हुआ, खाड़ी संकट, तो 45 संयुक्त राष्ट्र निरीक्षक 3 अप्रैल 1991 के सुरक्षा परिषद संकल्प के अनुसार 1991 में इराक के नाभिकीय अधिकारियों की क्षमता का निरीक्षण करने के लिए इराक के दौरे में थे। तब इनको इराकी प्राधिकारी द्वारा 4 दिन के लिए निरुद्ध कर दिया गया और उन्हें उन दस्तावेज को प्राप्त करने के बाद इराकी प्राधिकारियों द्वारा 4 दिन के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग से बाहर कर दिया गया। उन्हें अपने साथ दस्तावेज को ले जाने से भी रोक दिया गया। इराकी सैनिक ने उन कागजातों को छीन लिया, कागज को, और निरीक्षकों से तलाशी के समय उनके द्वारा बनाए गए वीडियो टेप और जो भी दस्तावेज थे वापस करने की मांग की। तो इस कार्य की सुरक्षा परिषद और कई देशों द्वारा निंदा की गई और ये कार्य संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन माना गया। फिर इसलिए कहते हैं कि विशेषाधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो है वो खुद विधिक व्यक्तित्व है और इसका कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने से बाद में इराक द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया उन लोगों को, जब संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कदम उठाया। अब एक और एग्जाम्पल है क्षतिग्रस्त आहतों के लिए क्षतिपूर्ति कर लिख सकते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित आयोग में 1947 से 48 के दौरान विश्व के विभिन्न भागों में अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय कुछ या तो मार दिए गए या जिन्हें क्षति हुई थी। हत्या का मामला स्वीडन का राष्ट्रिक काउंट बर्नाडोट का था, जिसकी हत्या जेरूसलम शहर में 1948 को आतंकवादियों के दल द्वारा उस समय कर दी गई जब वह फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्य का कर रहा था। तो ये निश्चय करने में कि उसकी मृत्यु के संबंध में कौन सी कार्रवाई की जाए, महासभा ने 169वीं पूर्ण बैठक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से 2 प्रश्न किए और सलाह मांगी। यदि संयुक्त राष्ट्र के अभिकर्ता अपने कर्तव्य के दौरान राज्य के उत्तरदायित्व को शामिल करने वाले परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या संयुक्त राष्ट्र एक संगठन के रूप में रहेगा या एक विधिक व्यक्तित्व के रूप में उस पर कार्रवाई करेगा? तो इसके हिसाब से न्यायालय ने निष्कर्ष पे पहुंचा कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं है जैसे कि राज्य होते हैं। उसका एक अपना विधिक व्यक्तित्व है और उसके अधिकार और कर्तव्य उस तरह के नहीं होते हैं जैसे कि बाकी देशों के होते हैं, क्योंकि यह एक सर्वोच्च राज्य है, सुपर स्टेट का है। और सर्वोच्च राज्य का मतलब ये है कि सभी अधिकार और कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है और उसके अधिकार और कर्तव्य को कोई भी
उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने सन 2000 में संपन्न अपने 52वें सत्र में निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उत्तरदायित्व संहिताकृत किए जाने वाले के लिए पूर्णतः समुचित है। 2011 में इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लिखित रूप से टिप्पणी की और अपनी रिपोर्ट 8वीं